इस वीडियो में व्यक्त विचार और राय वक्ता के हैं और आवश्यक नहीं कि वे एस्ट्रो लाइफ सूत्रास चैनल द्वारा रखे गए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। जय श्री राम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो लाइफ सूत्रास के मंच पर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एस्ट्रो लाइफ सूत्रास ने अभी हाल ही में एक उपलब्धि हासिल करी है और इसके लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन भी और बहुत बहुत आभार भी। और इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में मैं और मेरे साथ में रीमा जी हैं। हम लोग कनेक्ट करेंगे नवीन चितकारा जी के साथ और वो प्रकाश डालेंगे उपपद कुंडली के विषय पर। एंड ऑफ कोर्स इस चैनल के जो दिग्गज हैं नितिन सर, वो तो हमारे साथ हैं ही। ओवर टू यू नितिन सर। तो थैंक यू सो मच शिवांश। आपकी इनकी आवाज़ ऐसी है वो क्या बोलते हैं, जब सुनते हैं ना तो लगता है थोड़ा और बोलने देते हैं यार, हम बाद में बोल लेंगे। तो रीमा जी एंड शिवांश, थैंक यू सो मच। एंड जैसा आपने बताया, नवनीत भाई आज हमारे साथ हैं। नवनीत जी के नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या बताएं, सब परिचित ही हैं। इनका यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहाँ सुनने और देखने को मिलता है। तो बड़ी इच्छा थी कि जब भी कोई हम इवेंट करें तो उसमें नवनीत जी जैसे स्कॉलर को बुलाएं और उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, कुछ नई डिस्कशन होगा। तो इस उद्देश्य के साथ उन्हें आमंत्रित किया है। तो नवनीत भाई, जय श्री राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। और जैसे मैं कह रहा था आपको कि आपका जो एक चैनल है, इसमें मुझे प्योरिटी नजर आती है। एक इतना देखिए, जो बृहस्पति हैं, उनका जो एक बीज मंत्र है वो धी है, धीमहि धी। और धी भी 4 प्रकार की होती हैं। शुद्धि है, वृद्धि है, बुद्धि है, सिद्धि है। तो ये चारों चीजें जो हैं नितिन जी आपके चैनल में हैं, और मैं बधाई देता हूँ। और आपको देखकर हमारी जो यंग ब्रिगेड है ज्योतिषियों की, एस्ट्रोलॉजर्स की, वो ग्रो की है। आपसे मोटिवेशन मिली है। मैं जैसे शिवांश जी को और रीमा जी को भी बता रहा था कि ये एक वो फीलिंग है कि जैसे आप सचिन तेंदुलकर जी को खेलते हुए देखते हैं और फिर आपको एक दिन मौका मिलता है उनके साथ सेम टीम में खेलने का, और आप उनके साथ जाके खेलते हैं। तो मेरी वही फीलिंग है नितिन जी आपके साथ। और मैं ये ओपनली आपके फॉलोअर्स को कहना चाहूंगा कि हम सारी जिंदगी सीखते रहते हैं, राइट। और मैंने आपसे, आपके चैनल से बहुत कुछ सीखा है, ज्ञान पाया है, राइट। और ये जीवन भर हम स्टूडेंट्स ही रहेंगे और मैं सीखता ही रहूंगा। और जो थोड़ी बहुत मेरे को एक हनुमान जी की, भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग है, उस नॉलेज के साथ मैं आपको आज थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको देना चाहूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतना इतना आदर देने के लिए धन्यवाद। आई एम नॉट श्योर मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये आपका आरूढ़ लगन है, आप डिजर्व करते हैं। राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, और मैंने एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन जो है उपपद लगन के ऊपर बनाई है। और देखिए, जब मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया तो 3 या 4 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो सबसे डिफिकल्ट कंसल्टेशन होती है, राइट, वो मैरिज से रिलेटेड कंसल्टेशन होती है। उसका रीजन क्या है कि किसी भी के जीवन के अगले 40-50 साल जो हैं, अगर वो इंसान आपको फॉलो करता है, अगर वो आपको ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है आपकी नॉलेज पे, तो अगले 50 साल का फैसला एक तरह से आप उसके पार्टिसिपेशन में आ जाते हैं। अब यू बिकम द पार्टिसिपेट ऑफ हिज लाइफ, कि उनके 50 साल, 60 साल जीवन के किसी के साथ कैसे बीतेंगे, कैसे नहीं होंगे। और इस विषय को अगर आप सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा एक कर्म ज्योतिष के अंदर कर रहे हैं। जो परमात्मा ने आपको एक एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक टैलेंटेड या स्किल देके भेजा है,
उस स्किल का आप सही जो है यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और सर, जब ज्योतिष में कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिन पे मुनि पराशर ने पूरा पूरा चैप्टर लिखा है, राइट, और उनमें से दो पद्धतियां ऐसी हैं जिनको मुझे देखकर और पढ़कर और समझकर कम से कम 10 बार उन्हें मुझे रिवाइज करना पड़ा, और हर बार भागवत गीता की तरह एक नई चीज उसमें से सामने आती थी। और उसमें से दो पद्धतियों में से पहली आरूढ़ लगन की पद्धति थी और दूसरा जो है उपापदा लगन। ये दो चीजों के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है अगर आप पराशर शास्त्र में देखें। और उसके बाद बहुत सी और डेवलपमेंट रिसर्च भी हुई है, कुछ मॉडर्न डेवलपमेंट भी हुई है, क्योंकि जो सतयुग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कलयुग में जो है वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। दारा कारक की जैसे अगर हम बात करें, अब दारा कारक को मुझे लगता था कि मैंने दारा कारक को समझ लिया तो मुझे विवाह का बहुत कुछ समझ में आ गया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने जब दारा कारक को कुंडलियों में फेल होते हुए देखा कि आपके बृहस्पति दारा कारक हैं, राइट, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और आपको पता लग रहा है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो टोटली तामसिक हैं, उनका स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट, और वो दिन में उनकी शुरुआत जो है वो सिगरेट से होती है, रात को शराब पी के वो आते हैं। अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस लड़की का तो दारा कारक बृहस्पति है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा कि दारा कारक केवल सोल कनेक्शन है, राइट, आपकी आत्मा का एक कनेक्शन, यानी कि उस लड़की के लिए वो जैसे भी हैं लेकिन उनके लिए वो बृहस्पति ही है, चाहे वो शराब पी के ही आ रहे हैं शाम को। आप समझिए, क्योंकि दारा कारक आपके स्पाउस की कुंडली में नहीं है, दारा कारक आपकी कुंडली में है, और ये आपका सोल कनेक्शन है विद योर स्पाउस। इट डजंट मीन कि दारा कारक से आपको अपने स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाएंगे या आप उनको बहुत अच्छी तरह से वो जीवन में कैसे होंगे। बट एक कहानी ये भी है कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज अ पास्ट। तो प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले समय में वो बृहस्पति हो जाएं, उनके ट्रेड्स वैसे सात्विक हो जाएं, लेकिन जो प्रेजेंट पोजीशन मैंने देखी तो वहां पर मुझे कुछ चीजें कॉन्फ्लिक्टेड नजर आई। तो फिर उपपदा लगन में जब हम गए तो उपपदा लगन एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी एक ऐसा संबंध है ज्योतिष का इस पर्टिकुलर पद्धति के साथ जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपका संतान जो है वो कैसा होगा, आपका पितृ ऋण कैसा होगा। लोग कहते हैं ना पितृ ऋण हम ऐसे देखते हैं वैसे देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में पितृ ऋण जो है वो उपपदा से आप देख सकते हैं। और मैंने एक चीज और भी देखी कि लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज, मैं आपको आज एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें विवाह के 19 साल बाद उनके स्पाउस की मृत्यु हो गई है, राइट, आफ्टर 19 years ऑफ मैरिज, जिसमें मैं राशि चार्ट और उपपदा आपको दोनों दिखाऊंगा। और उसमें इतना समय लग जाता है कभी कभी कुछ चीजों को फलित होने में, वो भी कैसे लगता है वो भी उपपदा लगन हमें एक क्लियर जो है इंडिकेशन दे देता है। और उसमें वाई 12th हाउस 12वें भाव का आरूढ़ ही क्यों लिया जाता है उसके बारे में भी काफी जो है हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहूंगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम इसको एक सीरीज की तरह बनाएं कि ये आज किया है, क्योंकि इतने प्रोटोकॉल्स हैं, इतने श्लोक हैं जो कि क्लियरली मेंशन्ड हैं, और उन सारों को एक लिमिटेड 35-40 मिनट या 1 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उसको सीरीज में, हो सकता है कि आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो उपपदा लगन के साथ, तो वो आप बोले कि आपने ये तो कवर ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं, तो वो एक लिमिटेशन है, राइट। तो वी हैव ऑल दीज थिंग्स, बट हम एक समय में कुछ पर्टिकुलर चीजें जो मुझे लगा कि हाईएस्ट लेवल पे प्रायोरिटी पे हैं कि हमें ये तो देखना ही है, राइट। हमारे इन लॉज कैसे होंगे, हमारे इन लॉज की फैमिली बैकग्राउंड, वेल्थ कैसा होगा, घर में सब लोगों का जो एक कैरेक्टर है, एक बिहेवियर है, वो कैसा होगा, ये सब चीजें जो है
हमें उपपदा लगन से पता लग जाती हैं। तो मैं और बेस नहीं बनाऊंगा, आई विल शो यू दी प्रेजेंटेशन राइट अवे। और वहां से आपको ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, राइट, बट इसके साथ साथ मैं हिंदी में इसको जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए, मैरिज को द्वितीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव से क्यों देखा जाता है? सबसे पहले तो ये, अभी मैंने द्वादश भाव की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की है। देखिए, जब हम विवाह करते हैं, सबसे पहले तो ये चीज हमारे मन में होनी चाहिए एक अच्छे विवाहिक जीवन के लिए, कि विवाह एक सामाजिक रिश्ता है। इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। विवाह ऐसी चीज नहीं है कि आपकी रिश्तेदारी या भाई बहन के साथ ही आप पूरी जिंदगी बिताएंगे या जीवन आपका ऐसा होने वाला है। आपको समाज से कोई आपके पास चल के आता है, आपको वो अच्छा लगता है, आपका विचार उनके साथ मिलता है, या आपके वो भाग्य में होता है, आपका उनके साथ विवाह हो जाता है। आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। विवाह पार्टनरशिप की तरह है, तो सप्तम भाव तो इन्वॉल्व होना ही था। लेकिन जब आप किसी से विवाह कर लेते हैं, तो वो आपकी रिश्तेदारी बन जाती है। जैसे आज मैं अपने माता को माता जी कहता हूँ, पिताजी कहता हूँ, मुझे कल अगर मेरी शादी होती है तो मुझे किसी और को भी माता जी कहना है, किसी और को भी पिताजी कहना है। तो द्वितीय भाव कुटुंब, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ द सेकेंड हाउस। तो आपका रिश्तेदारी शुरू हुई, और आया कहाँ से है वो स्पाउस? अगर हम उसका सोर्स देखते हैं तो वो एकादश भाव है। एकादश भाव आपकी होप्स, विशेस या डिजायर्स का नहीं है। एकादश भाव उसके साथ साथ समाज का भी है, सोसाइटी का भी है, आपका जो सोशल नेटवर्क है उसका भी है। इसलिए इन तीन भावों का जो कॉम्बिनेशन है वो विवाह में सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन मुनि पराशर ने जब विवाह को डिफाइन किया, जब जब विवाह के आपके स्पाउस के ट्रेट्स के बारे में बताने की कोशिश की है, तो यहां पर उन्होंने प्राथमिकता दी है उपापदा लगन को। उपा का मतलब क्या है? उपा का मतलब है नियर टू यू, समथिंग विच इज रिलेटिंग टू यू। जैसे अगर हम बात करें उपासना की, तो उपासना क्या है? कि आप आसन के ऊपर और भगवान के बिल्कुल पास बैठकर आप कुछ अपनी सिद्धि या अपने मंत्र कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। इसी प्रकार उपनिषद है, राइट। इसी प्रकार उपदेश है। उपदेश का मतलब भी क्या है? कि आप टीचर के बिल्कुल पास बैठ के, जैसे आप मेरे पास हैं इस समय, और मैं आपको जो है एजुकेशन, नॉलेज जो भी मेरी है वो आपको दे रहा हूं बाय सिटिंग क्लोज टू यू। अब मुनि पराशर ये कहते हैं कि सभी लग्नों में से जो पदा लगन है, पदा लगन वर्ड यूज किया गया है, या लगन पदा, उसको आरूढ़ लगन को ये वर्ड यूज दिया गया है, लगन पदा। तो उन्होंने कहा कि लगन पदा को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि आपकी वो छवि है, राइट। और जस्ट नेक्स्ट टू दी आरूढ़ लग्ना, अगर मैं किसी को स्टेटस देता हूं तो मैं उपपदा लगन को देता हूं। अब यहाँ पर आप देखें यूट्यूब पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये लगन से अगला है, लगन से पिछला है, या द्वादश भाव से अगला है। वो अगला वर्ड यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे हैं, वो अगला वर्ड हेरारकी में कह रहे हैं। कि अगर हेरारकी जो है आरूढ़ लगन की सबसे ज्यादा है, तो उसके अगला जो लगन मैं इंपॉर्टेंस देता हूं वो मैं उपपदा लगन को इंपॉर्टेंस देता हूं। उनके एक्चुअल में कहने का मतलब ये है। हम ये सोचते हैं कि स्पाउस आपके साथ साथ चलता है, आपके पीछे पीछे आपका स्पाउस चलता है, वो पत्नी है तो बिल्कुल पिछला घर हो गया, तो उसका आरूढ़ लगन हो गया। देखिए, आप ये अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सोच सकते हैं, लेकिन मुनि पराशर ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंस में, मेरी हायरार्की में आरूढ़ लगन के बाद जो अगला लगन बिल्कुल उसके साथ बैठकर जो आपको देखना चाहिए वो उपपदा लगन देखना चाहिए। और उन्होंने ये भी डिफाइन किया है कि द्वादश भाव को मैंने क्यों आरूढ़ लगन द्वादश भाव का क्यों चुना उपपदा लगन के लिए, उसके बहुत से उन्होंने रीजन दिए, सिर्फ एक रीजन नहीं दिया। अब जैसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये उपपदा लगन कैलकुलेट कैसे होता है। एक लाइन में अगर कहूं तो ये
जो है 12वें भाव का आरूढ़ है, राइट। अब 12वें भाव के आरूढ़ को ढूंढने के लिए आप 12वें भाव के लगन को देखिए, और ये राशि बेस्ड कैलकुलेशन है, ये हाउस वाइज कैलकुलेशन नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन लोग ले जाते हैं, हाउस वाइज, ये राशि वाइज, इट्स राशि बेस्ड कैलकुलेशन। तो आप जो भी आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, आप उनकी पोजीशन देखिए, जितने घर वो आगे गए हैं वहां से उतने घर आगे आप चलेंगे तो आपको द्वादश भाव का आरूढ़ मिल जाएगा। एक्सेप्शन, जो रूल है, प्रोटोकॉल है, वो सेम है कि जो लगन और सप्तमेश होता है वो आरूढ़ नहीं हो सकता, राइट। इसी प्रकार द्वादश भाव और छठा जो भाव है, जो सप्तमेश है, सप्तम भाव है द्वादश से, वो जो है उपपदा लगन नहीं हो सकता। वहां से आपको 10 प्लेसेस आगे काउंट करनी है तो आपको उपपदा लगन मिल जाएगा। बहुत से लोग द्वितीय भाव से, पंचम भाव से उपपदा लगन कैलकुलेट करने की पद्धतियां हैं, लेकिन मैं द्वादश भाव से ही मानूंगा, वो ही सबसे जो है प्रथम और सबसे बढ़िया जो एक कैलकुलेशन वहां से आती है। तो इसमें जैसे एक कुंडली है, ये मेष लगन की कुंडली है, इसमें जो द्वादश भाव के स्वामी है वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो छठे भाव में विराजमान है। तो यहाँ से द्वादश भाव से वो अपने से सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ से गिनेंगे तो फिर यहीं पे आ जाएगा दोबारा से, और ये तो हो नहीं सकता उपपदा लगन। तो यहाँ से जब हम 10 प्लेसेस आगे गिनते हैं तो उपपदा लगन जो है वो सेजिटेरियस लगन, धनु जो लगन का, ये उपपदा लगन आपके सामने आ जाता है। तो मैंने एक डेलिबरेटली एक ऐसा चार्ट लिया जिसमें हमें जो है ये एक्सेप्शन को हमें देखना था। अब जब मैं ज्योतिष में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा था तो मुझे ये था कि द्वादश भाव ही क्यों। अब जब मैंने और डीप रिसर्च किया तो मुझे लगा कि द्वादश भाव सेक्सुअल प्लेजर्स का भाव ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं द्वादश भाव इज ऑल अबाउट बेड प्लेजर्स, लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि द्वादश भाव मोक्ष का द्वार है, रेवती नक्षत्र आ गया, और वहां पर बृहस्पति और शनि की एनर्जी है, उत्तर भाद्रपदा पूर्व भाद्रपदा है, राइट। और वहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी कहाँ से आई, वहां पर शारीरिक संबंध कहाँ से आए। वहां पर आप कह रहे हैं कि आप अष्टम भाव में समाधि में बैठते हैं और समाधि में कनेक्ट आप द्वादश भाव में होते हैं जाके। वो आइसोलेशन है, वो मेडिटेशन है, आप अपने आप को खो देते हैं द्वादश भाव में, राइट। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें मैच करती थी और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो मेरे को बिल्कुल भी इनिशियल लेवल पे समझ में नहीं आ रहे थे। तो व्यय भाव तो था ही, राइट। ये तो हमें पहले ही लेक्चर में पता लग गया कि इट इज हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में तो हमें ये लगता है कि हमारे पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वही एक्सपेंस है, लेकिन हमारी जो टाइम एंड एनर्जी जो हम किसी के ऊपर स्पेंड करते हैं एक पूरे 70-80 साल या 60-70 साल के एक टाइम स्पैन में, वो जो एनर्जी है उसको अगर ध्यान से देखा जाए, हम किस पे सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, राइट। क्या माँ बाप तो इनफैक्ट हमारे ऊपर कर रहे हैं, हम उनके ऊपर नहीं कर पाते, और जब उनको एनर्जी देने का वक्त आता है हम अपने अपने जीवन में बिजी हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ मीटिंग है, वहां जाना है, ये करना है, और माँ बाप को हम थोड़ा वक्त दे सकते हैं, लेकिन बच्चों की और पत्नी की या पति की चिंता, आप काम पे रहिए, आप ट्रेवल करिए, आपका मन पीछे होता है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी मानसिक जो एनर्जी है आप उसको स्पेंड कर रहे हैं, राइट। चाहे आप उसको करना चाहते हैं, चाहे आप नहीं करना चाहते हैं, वो स्पेंड हो रही है। तो यहां से हमें एक थोड़ा सा मुझे हिंट मिला कि हाँ, द्वादश भाव एक व्यय का भाव है, और तनु भाव की जो एनर्जी है, तनु भाव लगन को भी बोलते हैं। तो तनु भाव, तनु द्वादश, और जो सप्तम भाव है इसको दया भाव बोला है मुनि पराशर ने। तो ये दया भाव, तनु भाव, और ये सब को रिलेट कर रहे थे कि हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ बेस बन रहा है, और ये बता रहा है कि आप पूरा जीवन में सबसे बड़ा चंक अपने जीवन का, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, राइट, या दया पे हो, पेशेंस। क्योंकि पेशेंस जब आप रखते हैं
दया जब आप रखते हैं उसमें भी एनर्जी लूज होती है, राइट? क्योंकि पेशेंस को रखना आसान नहीं है, आपके अपने मन को समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं। इसीलिए मुनि पराशर ने सप्तम भाव को दया भाव कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर दया होनी चाहिए कि अगर वो कोई गलती भी कर देता है तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको मन में रखे बिना क्षमा कर दें। क्योंकि हम कलयुग में क्षमा तो करते हैं लेकिन मन में रख लेते हैं, राइट? और जब भी उससे कोई गलती होती है, चाहे 10 साल बाद गलती हो, तो हम रियलाइज करवाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो वो दया नहीं है, वो बिल्कुल भी दया नहीं है। तो एक तो पहला हमें ये समझ में आया, लेकिन ये इतना टेक्निकल नहीं था। टेक्निकलिटीज में हम थोड़ा सा आगे बढ़े। 7th हाउस इज 8th फ्रॉम द 12th हाउस, और सप्तम भाव और द्वादश भाव का शटाष्टक रिलेशनशिप बनता है। एक कश्मोकश है, द्वादश भाव में आत्मा चाह रही है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वहां पर चित्रगुप्त बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपका तो अभी इन लोगों के साथ विवाह होना बाकी है, आपका तो बहुत कार्मिक सेटलमेंट है, आपका काम, क्रोध, लोभ और मोह का सेटलमेंट इस आत्मा के साथ अभी पेंडिंग है। तो आपके द्वादश भाव की लॉन्जिविटी सप्तम भाव में आ गई, और आप अपने द्वादश भाव की लॉन्जिविटी को खत्म कर सकते थे, आप मोक्ष की प्राप्ति ले सकते थे, कर सकते थे, अगर आपका सप्तम भाव प्योर होता। लेकिन वहां पर प्योरिटी नहीं थी, वहां पर कार्मिक सेटलमेंट्स थी। इसीलिए द्वादश भाव सप्तम भाव से छठा है। छठा भाव ऋण है, इट इज द कर्जा जो आपको चुकाना है। और वो जब द्वादश भाव में इंसान पहुंचता है, द्वादश भाव में कब पहुंचता है? जब शरीर छोड़ देता है, जब उसको ये होता है कि अब दोबारा लगन मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, दोनों में से एक चीज तो मिलेगी, राइट? अब मिलना लगन है, और लगन इसलिए मिलना है क्योंकि सप्तम भाव का ऋण जो है वो द्वादश भाव में जाकर बैठा है, और वो आत्मा को एक्सप्लेन किया जाता है कि ये आपका ऋण है। तो ये एक लड़ाई है, और उस लड़ाई को समझने के लिए मुनि पराशर ने कहा कि आप द्वादश भाव का आरूढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि समाज की छवि और आपकी इंटरनल छवि और सबसे ज्यादा कार्मिक सेटलमेंट जो आपका होना है वो कैसे होगा, और किसके साथ होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपका पितृ ऋण कैसा होगा, आपकी संतान, आपका जो कुटुंब मिलेगा आपको समाज से, सोसाइटी से, वो कैसा होगा। सो देयर इज अ ह्यूज फाइट विच इज देयर बिटवीन जो द्वादश भाव है और सप्तम भाव है। शटाष्टक इनका संबंध है, राइट? और शटाष्टक जो संबंध है वो एक दूसरे को खत्म करने में है, एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से टोटली आप मिटा दीजिए। अब कैसे मिला? द्वादश भाव में तो हम मेडिटेशन में बैठे थे और हम चाह रहे थे कि हमें सन्यास मिल जाए, अपने जीवन में सेलिबेसी मिल जाए, लेकिन वो सन्यास को खत्म कौन करता है? सप्तम भाव, क्योंकि वो द्वादश से अष्टम है, राइट? और फिर आप द्वादश भाव की तरफ दौड़ते हैं, आपको लगता है कि आपका भगवान के प्रति भी ऋण है, तो आप फिर से मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में अपने स्पाउस के लिए दया नहीं रखते हैं, आप उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आपको दोबारा से जन्म लेकर वो जो रिश्ता एक जन्म का होता है वो पता नहीं कितने जन्मों का बन जाता है, राइट? तो ये 7 जन्मों का रिश्ता जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर आप इसको कहें। तो रिश्ता ऐसा हो कि दोनों को ही दोबारा जो है एक ऐसा मोक्ष मिल जाए कि तो वो चीज नहीं है। दूसरा भाव ये है कि 12th हाउस इज 8th फ्रॉम द 5th हाउस। अब आपके पंचम भाव की जो लॉन्जिविटी है वो भी द्वादश भाव में जाकर समझ में आती है। पंचम भाव आपका संतान है, आपका कुल है। जैसे मैं एक पीछे वीडियो में मैंने बताया कि 159 जो है ये आपकी 3
पीढ़ियां हैं। नवम भाव आपके पिता हुए, प्रथम आप हुए, पंचम भाव आपकी संतान हुई। संतान लीनिएज की जो लॉन्जिविटी है वो भी विवाह से ही देखी जाती है, और उसकी भी लॉन्जिविटी जो है आप द्वादश भाव में जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मैनिफेस्टेशन होगी कैसे, राइट? वो देखने के लिए हमें उपपदा लगन जो है मुनि पराशर ने दिया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्तम भाव जो है वो पंचम भाव से तीसरा है, और तीसरा भाव उपचय भाव है, राइट? मीन्स कि विद द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली आफ्टर द मिड एज, आपकी लीनियज कैसे बढ़ेगी। और अगर मैं द्वादश भाव की बात करूं तो द्वादश भाव भी छठा भाव है सप्तम से, छठा भाव भी जो है उपचय भाव है, राइट? तो आपका जो सप्तम भाव है, मल्टीप्लीकेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, यहां पर मैं वन नाइट स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूं, या जो छोटे मोटे रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपचय भाव की बात कर रहा हूं। उपचय मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल ग्रो। तो ऐसे कौन से संबंध हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं? वो पति पत्नी के ही संबंध होते हैं, अगर शारीरिक संबंधों की बात की जाए तो। इसी प्रकार सप्तम भाव से छठा अगला उपचय भाव जो है वो भी द्वादश भावी, तो वहां पर भी जो है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसलिए आपका जो द्वादश भाव है वो आपकी परिवार, आपका कुल, उसकी लॉन्जिविटी को दर्शाता है, और ये आपको ये भी दिखाता है कि सप्तम भाव पार्टनरशिप में आप किस तरह से ग्रो करेंगे, क्योंकि ये सप्तम का भी उपचय है। तो यहां से हमें बहुत से हिंट्स मिले कि द्वादश भाव जो है वो इतना इंपॉर्टेंट भाव क्यों बना विवाह के लिए, राइट? ये सारे कॉम्बिनेशंस किसी और भाव में नहीं बन रहे थे। तो अब उपपदा लगन हमने बनाना सीख लिया, समझ लिया कि द्वादश भाव से क्यों है। अब अगला जो सवाल आता था कि मैरिजेस जो है कलयुग में श्री राम की तरह एक तो है नहीं, राइट? चाहे आपको जीवन में अश्वमेध यज्ञ करना पड़े, और वहां पर भी श्री राम को जो है ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि आप जो है एक और विवाह कर लीजिए, क्योंकि बिना पत्नी के जो है किसी भी प्रकार आपका जो है, जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं, ये बिना पत्नी के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो श्री राम कहते हैं कि मैं तो प्रॉमिस दे चुका हूं कि विवाह मैं एक ही करूंगा, चाहे मेरे पिता ने जो है जितनी मर्जी शादियां की हों, लेकिन मैं जो यहां से कुल अपना आगे लेके जाऊंगा। तो उन्होंने स्वर्ण की सीता एक बनाई और उनके साथ बिठाकर जो है वो यज्ञ जो है वो पूर्ण हुआ। परंतु बात यह है कि कलयुग में एक के बाद दूसरी शादी, दूसरी के बाद तीसरी शादी का जो कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जो है वो नहीं सिखाते। वो कहते हैं कि बेटा आपको ठीक नहीं लग रहा, डिवोर्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यू कैन टेक डिवोर्स एंड वी विल सी व्हाट हैपन, बाद में देखते हैं। तो वो कल्चर है, रेदर देन कि दोनों को समझा जाए। तो यहाँ पर अगर आप प्रथम विवाह को देखना चाहते हो तो आपके पास उपपदा लगन है, ठीक है। लेकिन अगर आप द्वितीय मैरिज को, सेकंड मैरिज को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको उपपदा लगन से अष्टम से देखनी होगी। और फिर अगर आप तीसरी मैरिज देखना चाहते हैं तो फिर आपको अष्टम से आगे जाकर द्वितीय भाव में जाना। तो इस तरह से सो ऑन द सर्कल विल कैरी ऑन। तो इस प्रकार जो है आप डिफरेंट मैरिजेस का उपपदा आप देख सकते हैं। ये कंफ्यूजन थी, ये काफी क्वेश्चंस जो है यूट्यूब पे पूछे जाते थे, प्रभु जी हमें बताया क्या ये पहली मैरिज में ही एप्लीकेबल होगा, दूसरी मैरिज के लिए क्या होगा, तीसरी मैरिज के लिए क्या होगा। तो उसके लिए जो है मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अब उपपदा लगन की अगर हम बात करें, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, चलो, क्योंकि लगन जो है उपपदा लगन फर्स्ट हाउस वो आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है समहाउ, लेकिन द्वितीय भाव में चाबी है। उपपदा लगन से जो द्वितीय भाव है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो रिलेशनशिप का बेस
जो है हमें समझाता है कि आपका रिलेशनशिप होगा कैसे। और एक बात मैं नितिन जी आपको बताना चाहूंगा कि मेरे ये जो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जहां पर भी द्वितीय भाव को, क्योंकि द्वितीय भाव की जो भाव अवस्था है, अगर मैंने भाव अवस्था को खराब देखा है तो मैंने उस मैरिज का सर्वाइवल देखा ही नहीं। चाहे केंद्र में जितने मर्जी अच्छे आपके जो है बेनिफिक्स बैठे हों, अच्छे ग्रह बैठे हों, कुछ भी हो, अगर द्वितीय भाव उपपदा लगन से खराब है तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपको तुलसी मैया की, वृंदा की जो है आराधना करनी ही होगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ चार्ट्स भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए द्वितीय भाव में राहु केतु आकर बैठ गए, किसी बेनिफिक ग्रह के साथ आकर बैठ गए। अब बेनिफिक में हम लेते हैं चंद्र को लेते हैं, शुक्र को लेते हैं, बृहस्पति को लेते हैं, बुध को लेते हैं, लेकिन उपपदा लगन के अंदर हम सूर्य देवता को भी बेनिफिक लेते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं अगर वो फीमेल की कुंडली हो तो हम केतु को भी बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि केतु भी फीमेल की कुंडली में विवाह का कारक है। विवाह का कारक है केतु। क्यों केतु कारक है? क्योंकि जो केतु है उसका लिंक कहीं ना कहीं गणेश जी के साथ है, और तुलसी मैया और गणेश जी के बीच में तो विवाद हो गया था। पहले दोनों ने श्राप दिया एक दूसरे को और बाद में क्षमा किया, राइट। तो ये एक तुलसी का जो कर्स है, तुलसी मैया का, वृंदा का जो कर्स है, उसकी भी परिभाषा उपपदा लगन के अंदर दी गई है। चैप्टर के अंदर उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बताया है मुनि पराशर ने, जो कि एक कर्स है। उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। तो प्रोटोकॉल्स क्या है? सबसे पहला, उपपदा लगन का जो स्वामी है, अगर वो नीच राशि में है या एफ्लिक्टेड है तो देयर आर चांसेस ऑफ डिवोर्स, डेथ, लॉस ऑफ मैरिज, सेपरेशन के चांसेस रहते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी उपपदा लगन का अगर एफ्लिक्टेड है तो कहीं ना कहीं पर या तो आपका स्पाउस जो है वो फाइनेंशियली वीक होंगे, स्ट्रगल करेंगे अपने जीवन में, या कहीं ना कहीं पर स्टेटस का फर्क होगा जिससे कि आपका विवाहिक जीवन खराब होगा। आप हो सकता है ज्यादा कमाते हो, आप फीमेल है, और पति आपके बिल्कुल भी ना कमाते हो। अगर उपपदा लगन का स्वामी उच्च का है या सेकंड लॉर्ड उच्च का है तो यहाँ पर मुनि पराशर ऋषि पराशर कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा होगा। लेकिन कलयुग में मैं ये देख रहा हूं कि लगन में अगर कोई उपपदा लगन में एग्जॉल्टेड ग्रह, उच्च का ग्रह बैठा है, या लग्नेश उपपदा जो है वो उच्च का है, या द्वितीय भाव में कोई उच्च का बैठा है, ये अच्छा नहीं है। इट इज गिविंग पॉलीगैमी, इट इज गिविंग मल्टीपल, क्योंकि आप इतने ज्यादा अवेयर हो जाते हैं विवाह और रिश्तेदारी को लेकर और अपने पति पत्नी को लेकर कि आपको पता लग जाता है कि ये चीज तो मेरी पत्नी को पता ही नहीं लगेगी, ये चीज तो मेरे पति को पता ही नहीं लगेगी। एग्जॉल्टेड ग्रह का मतलब है 100% अवेयरनेस, कि उस ग्रह को अपने तत्वों की पूरी अवेयरनेस है। तो अगर आपको अपनी पत्नी की पूरी अवेयरनेस है तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं, या पति की पूरी अवेयरनेस है कि ये तो जर्मनी गए हुए हैं, आएंगे ही नहीं 3 महीने या 6 महीने, सो अवेयरनेस है, राइट। तो यहाँ पर ये एग्जॉल्टेशन जो है वो नहीं जो है अच्छे रिजल्ट दे रही है। आत्मा कारक जो ग्रह है, क्योंकि आत्मा कारक एक ऐसा एपिसेंटर है जो आपके सभी प्रकार के कर्मों को अपने साथ बांध के रखता है, और आत्मा कारक का 6-8-12 में जाना, राइट, और उसके ऊपर किसी भी मेलेफिक की राशि दृष्टि या ग्रह दृष्टि होना, ये भी आपके वैवाहिक जीवन को और वैवाहिक जीवन में जो आपकी मानसिकता है उसको खराब कर देता है। मतलब सारी जिंदगी शादी तो चलती रही लेकिन कभी दिल ही नहीं मिले, कभी दिल नहीं मिले। मतलब एक छत के नीचे अपनी अपनी जिंदगी गुजार दी 40 साल। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखी है। राशि दृष्टि की इंपॉर्टेंस ग्रह दृष्टि से ज्यादा है उपपदा लगन के अंदर, ये मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है। और आपको दारा कारक ग्रह के ऊपर राशि दृष्टि देखनी है कि कोई मेलेफिक की, राहु, शनि, मंगल, अगर इसकी कोई दृष्टि है, या ग्रह दृष्टि
आपको देखनी है दारा कारक के ऊपर। दारा कारक अगर 6, 8, 12 में हो और मेलेफिक का एस्पेक्ट हो तो ये भी इट्स अ बैड सिचुएशन, ये खराब सिचुएशन है। दारा कारक अगर वक्री हो जाए तो ये एक वो कसाई का जो हलाल होता है ना, धीरे 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 आपको पूरा जीवन, आपकी चेष्टा तो होगी कुछ कर गुजरने की, राइट, लेकिन वो चेष्टा बल ही है केवल, जीवन में सुख नहीं है। और अगर कंबस्ट हो जाए दारा कारक तो वो फिर आपको कंट्रोलिंग फैक्टर दे देता है कि लाइफ पार्टनर और आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, पूरी जिंदगी कंट्रोलिंग में निकल जाती है। इसी प्रकार अगर दारा कारक नीच हो तो आप एक दूसरे के मैट्रिमोनियल राइट्स नहीं सही निभाते। मैट्रिमोनियल राइट्स का मतलब ये है कि अभी मैं पीछे एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि अगर आपके पति या आपकी पत्नी आपके रिक्वेस्ट करने पे शारीरिक संबंध में पार्टिसिपेशन नहीं करती है तो आप एक तरफा डिवोर्स ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है क्योंकि वो मैट्रिमोनियल राइट्स को नहीं निभा रहे, और अगर वो जबरदस्ती करते हैं दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द मैट्रिमोनियल राइट्स। तो यहाँ पर काफी चीजें ऐसी होती हैं कि आप रिश्ते, अब मैंने कई शादियां ऐसी देखी हैं जिसमें पति कहते हैं कि मैं तेरे ससुराल नहीं जाऊंगा, तू मेरे साथ रह, मैं तुझे जीवन भर की सारी खुशियां दूंगा, तेरी इज्जत करूंगा, सम्मान करूंगा, लेकिन आई विल नॉट गो, क्योंकि उन्होंने मेरी छोटी सी बात पे एक बार बेइज्जती कर दी थी, अब मेरे लिए मेरे ससुराल वाले मर चुके हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और भारत के अंदर पेरेंट्स को भी इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है कि बेटा तेरे को तो वो सुखी रखता है ना, तो कोई बात नहीं, तू रह ले, तू कभी कभी मिल लेना, वो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दैट मीन्स आप अपने मैट्रिमोनियल राइट्स को सही नहीं निभा रहे, राइट। दारा कारक की अगर डिग्री वाइज स्ट्रेंथ नहीं है तो आपका ट्रस्ट नहीं होगा, आपको विजडम ही नहीं है कि आप विवाह के लायक ही नहीं है, आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, राइट। और दारा कारक तो वैसे ही बहुत छोटी डिग्री का रहता है, राइट। और कहीं ना कहीं अगर वो बिल्कुल 0.001 पे हुआ तो वो प्रॉब्लम है, वहां पर मैंने देखा है कि दिक्कत परेशानी का सामना विवाह के बाद करना पड़ता है। शनि अगर दारा कारक हो तो आपको थोड़ा सा जो आपका अपना मन है ना वो कोल्ड होता है, और ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये इतनी पावरफुल है कि आपका अपना नेगेटिविटी जो है दूसरे को नेगेटिव कर देती है, राइट। और आपका बहुत प्रैक्टिकल रिलेशनशिप, बहुत कोल्ड रिलेशनशिप आप देते हो और वही चीज आपको वापस रेसिप्रोकेट होने लग जाती है पूरी जिंदगी। अगर मंगल दारा कारक हो या दारा कारक मरण कांड स्थान में बैठा हो तो ऐसे सिचुएशन में आपके ईगो और क्लैशेस होते हैं, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक रिलेशनशिप आपको जीवन में मिलता है। उपपदा लग्न should be aspected by benefics. Kendras should have benefics. Second house of upapada lagna should not be afflicted. ये तीन चीजें मैंने पॉजिटिव देखी, अगर ये तीन है तो मुझे थोड़ी जो है राहत मिलती है किसी की कुंडली देखकर। इसके अलावा ये कर्स ऑन नेटिव होता है, ये एक प्रिंसिपल देख लीजिए आप कि अगर आपका D1 में राशि में केतु सप्तम में हो और उपपदा लगन में शुक्र लगन में आ जाए, शुक्र लगन में विराजमान हो या लग्नेश हो, तो ये जो एक कर्स है ये एक तुलसी मैया का कर्स है। और ऐसे में 2 विवाह होते हैं, क्योंकि तुलसी मैया ने जो है वृंदा ने प्रस्ताव रखा था गणेश जी के सामने शादी का, उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने कर्स कर दिया कि आपकी 2 शादियां होंगी और मर्जी के बिना होंगी, और उन्होंने आगे से कर्स कर दिया कि आपकी तो असुर के साथ होगी। ऑल्दो दोनों ने क्षमा किया एक दूसरे को लेटर स्टेजेस पे और विष्णु जी ने एक्सेप्ट किया वृंदा जी को, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये जो कॉम्बिनेशन है, केतु गणेश जी को रिप्रेजेंट करते हैं और वृंदा लक्ष्मी जी को, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, तो इनका जो जो उपपदा लगन में राशि टू उपपदा जो संबंध है सप्तम से प्रथम भाव का, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन कि 2 विवाह होंगे ही होंगे, क्योंकि इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मां तुलसी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये एक बार तीर छोड़ दिया तो ये गया। तो यहां पर मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहूंगा नितिन जी, ये बहुत ट्रेजिक चार्ट है। ये
एक फीमेल का चार्ट है नितिन जी। इसमें इनकी लव मैरिज हुई और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट ये फीमेल हैं। इन्होंने बहुत अच्छे स्तर पे पढ़ाई की और बहुत अच्छे स्तर पे इन्होंने प्रोफेशनली मुकाम भी हासिल किया। इनकी विवाह को जब मैं देख रहा था, ये लगन D1 चार्ट है, राशि चार्ट है। इनमें सप्तम भाव के जो स्वामी हैं शनि, वो तृतीय भाव में उच्च के नजर आए। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं पर अस्त भी है, अष्टांगत भी है और नीच के भी बैठे हैं। अब यहाँ पे जब इनकी शादी हुई तो इनकी बृहस्पति की दशा चल रही थी। इनकी शादी 24-25 साल की आयु में हो गई। बृहस्पति की दृष्टि जो थी इनके पंचम भाव पर, जो दृष्टि इनकी सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि थी, पंचम दृष्टि जो है। जब तक तो नितिन जी इनकी बृहस्पति की दशा रही 2014 तक, इनका जीवन सुखी रहा। किसी ना किसी तरह से कभी थोड़ा बहुत कुछ होता था, लेकिन हस्बैंड वाइफ की आपस में अटैचमेंट ठीक थी। बृहस्पति बचाते हुए आ रहे थे इसके जीवन को। लेकिन जैसे ही शनि की दशा शुरू हुई, शनि मारक थे लेकिन उपच्य भाव में भी थे, तो एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन मुझे चिंता थी कि जब विंशोत्तरी दशा के अंदर शनि की महादशा और शुक्र का अंतरा आएगा, क्योंकि शुक्र शनि से द्वादश है, और यही कंडीशन कहीं ना कहीं पर उपपदा लगन में भी बनने वाली है, राइट। तो जब मैंने इनका उपपदा लगन देखा तो यहां पर सबसे पहली चीज मैंने ये देखी कि उपपदा लगन जो है वो नीच का हो गया पंचम भाव में। अब अगर आप इसको नीच भंग राजयोग की तरह करें तो मैं इसको नीच भंग नहीं कह सकता। उसका रीजन है कि मरकरी जो है, बुध जो है वो रेट्रोग्रेड है, उनमें पूरा बल नहीं है इनकी नीचता को भंग करने। और उसके बाद अगर आप इनका द्वितीय भाव देखें, एक एक करके हम इनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई, जो मैं आपको पीछे सिखा कर आया हूं, आप इनका द्वितीय भाव देखें तो द्वितीय भाव में इनके चंद्र जरूर बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, लेकिन राहु भी उनके साथ विराजमान है। इसके साथ साथ इनकी कुंडली के दारा कारक ग्रह शनि भी छठे भाव के अंदर आ गए। अगर मैं इनके आत्मा कारक ग्रह की बात करूं तो आत्मा कारक जो था इनका पंचम भाव में अवश्य था, राइट। इनको संतान की प्राप्ति हुई, राइट, संतान मिली, 2 पुत्रियों का इनको प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही शनि दारा कारक थे, शनि की महादशा में शुक्र का अंतरा आया, विद इन 3 months इनके हस्बैंड का साइलेंट हार्ट अटैक में मृत्यु हो गया। वो उठे ही नहीं। और उस समय इनकी जो आयु थी इनके हस्बैंड की केवल 41 ईयर्स और ये 40 ईयर्स के। तो आप ये देख लीजिए कि उपपदा लगन में केवल 4-5 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, कि आप लगन को देख लीजिए, आप द्वितीय भाव को देख लीजिए, आप दारा कारक देख लीजिए, आप आत्मा कारक देख लीजिए, सिर्फ इतना ही आप देख लीजिए तो आपको बहुत सी चीजों का ज्ञान यहाँ पर हो जाएगा। और अगर किसी का, मैंने देखा है कि उपपदा लगन में द्वादश भाव लोगों का कई बार बहुत खराब देखा है। मंगल बैठे हैं, शनि बैठे हैं, कलयुग में हमारे कर्म ही ऐसे हैं। द्वादश भाव अगर उपपदा लगन से खराब हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में लाइफ पार्टनर से रिजेक्शन बहुत मिलती है। पहले तो विवाह में रिजेक्शन, इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हो गए, कभी आप रिजेक्ट हो गए, कभी किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। और जब विवाह हो गया तो उसमें भी हर छोटी बात में रिजेक्शन है, हर छोटी बात में ना है। आप ऐसा कहेंगे, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा करते हैं। सो इट इज कंप्लीट रिजेक्शन। तो ये एक छोटे से एक एग्जाम्पल थे, बहुत ट्रेजिक जो ये लाइफ यहाँ पर रही है इनकी। और आप ये देखिए केंद्र में कोई भी बेनिफिट नहीं। देखिए ये और रूल मैंने आपको सिखाया था उसमें कि केंद्र में किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिक ग्रह नहीं है। और इसमें अगर केंद्र में कोई बेनिफिक ग्रह होता तो कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ी शांति यहाँ पर मिल सकती थी, लेकिन वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे दर्दनाक चार्ट होते हैं जिनको देखकर हमें थोड़ा सा मन में
व्याकुलता आती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या ऐसे कर्म जो है जातक के हुए होंगे कि जिसकी वजह से उनको ऐसा ये मिला, पर यही जीवन की विडंबना है। तो ये छोटा सा, अभी बहुत से पॉइंट है जो हम कवर कर सकते हैं दिन जी, बट ये एक छोटा सा मैंने एक समझाने की कोशिश की कि ये 5, 7, 8 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें बिल्कुल बहुत जल्दी देखना है कि फर्स्ट साइट कि विवाहिक जीवन कैसा हो। तो ये छोटा सा मेरा विवेचन था जी। श्रेय, रीमा जी कुछ पूछना चाहें, कुछ बोलना चाहें, अदरवाइज फिर मैं। सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया, उसकी भूमिका, उसका विषय विस्तार, उदाहरणों सहित, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये रहेगा कि दारा कारक को नवमांश में हम किस प्रकार देखें, जिससे हमें जो भी कॉम्बिनेशंस उपपद लग्न में नजर आ रहे हैं वो जी, जी, वेरीफाई जी, हो जाएं जी। और हम और अच्छे से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकें। जी अगर आप इस देखिए, पर प्रकाश डाल जी सकें। बिल्कुल। देखिए, जब हम नवमांश की बात करते हैं, नवमांश को मैं सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करता हूं कि ये आपके राशि चार्ट की इंटेग्रिटी है। सिंपल, बहुत बढ़िया। राइट? इट इज द इंटीग्रिटी ऑफ योर राशि। ये नहीं है कि विवाह के समय ही नवमांश जो है वो एक्टिव होगा। नवमांश उस दिन से एक्टिव है जिस दिन से आपका जन्म हुआ है, राइट? सो अगर आप अपने स्पाउस या अपनी फीलिंग्स की इंटीग्रिटी देखना चाहते हैं तो वो आप नवमांश में जाकर देखिए। वो दारा कारक ग्रह की पोजीशन आपको आपके स्पाउस की इंटीग्रिटी के बारे में क्लियरली बता देंगे, राइट? उसके जो उसका मनोस्थिति है या आपकी आत्मा, देखिए जितने ज्यादा गुण मिलते हैं ना, जितनी ज्यादा तारा मैचिंग होती है, गुण तो सारे तारा मैचिंग ही है, नक्षत्र मैचिंग है, जितनी तारा मैत्री होती है उतना आत्मिक संबंध होता है और उतना ही डेंजरस है। क्योंकि कलयुग में आत्मिक संबंध तो है ही नहीं विवाह के अंदर, सारा राजसिक, राइट? तो मैंने दारा कारक को नवमांश में 6, 8, 12 में अच्छा देखा है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में अच्छी जगह पे दारा कारक आत्मा का संबंध रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इवेंचुअली कलयुग में दुख देता है। आप परेशान हो जाएंगे। आप किसी के साथ आत्मा का संबंध बना के रखिए, आपको विद इन अ वीक वो इंसान हर्ट कर देगा, क्योंकि आप तो उसके साथ आत्मा का संबंध बनाकर बैठे। तो टू बी वेरी क्रिस्प ऑन इट, आपके दारा कारक की जो इंटीग्रिटी है वो हमें नवमांश में पता लगे। धन्यवाद, धन्यवाद। रीमा जी, आप कुछ पूछना चाहें? हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। सबसे पहले तो इसमें कि आपने बताया कि ये सारी राशि बेस्ड। जी, हेलो हाँ, we can hear you, we can hear. सर, एम आई ऑडिबल? या सर, हाँ जी सर, ये सारी राशि बेस्ड कैलकुलेशन थी इसमें, जी, जी, भाव का इसमें नहीं रोल था। जी, एंड सेकंड थिंग इज सर, जिस तरह से आपने 12th हाउस का मतलब एक नया ही पर्सपेक्टिव समझा दिया आज देखने का, दैट इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ योर energy on your spouse and children. This is very interesting to know. And this is also the upachya of 7th house. जी, Yeah, it grows with time, and this is the reign of your marriage, which you have to clear to take the new birth. This is the something new we have learned today. Very interesting session, sir. Thank you so much. Thank you. जैसे अभी नवनीत जी ने बताया ना, जब सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमें मिला था, मुझे याद है उपपद कुंडली का, तो बुक्स पढ़ना चालू किया, उसमें पता लगा कि उपपद कुंडली में लग्न और सेकंड हाउस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है, जैसे नवनीत भाई ने अभी बताया अभी। तो उसमें मुझे आज भी याद है एक श्लोक था, एक उसका अर्थ ये लिखा हुआ था कि अगर सेकंड हाउस में केतु हो और लग्न में शनि हो उपपद कुंडली के, तो आपके जीवन साथी के आगे के 2 दांत बड़े होंगे। ठीक है, अब मैंने ठीक है पढ़ लिया, हमने कहा भी पूछे कैसे किसी से, और कैसे पूछेंगे और कितना लगता होगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली देखा तो मिल गया। अब तो आपको ये होता है ना कि शुरुआत में एक प्रेडिक्शन सही मिल जाए, आप कहते हो अब तो इसको पूरा एक्सप्लोर करना है, ये तो बहुत काम की चीज़ है। बाकी वो शुरुआत वहाँ से होती, लेकिन बहुत अच्छे से जैसे अब नवनीत भाई ने बताया, और स्पेशली वो जो दारा कारक की 6, 8, 12 पोजीशन है, नो डाउट अबाउट इट कि आपने उपपद लग्न और दारा कारक इफ दे आर 6, 8
2 12 वही हो सकता है, जब 6 8 12 में जाएंगे तो वही कॉम्बिनेशन बनेगा। वो स्वाभाविक ही वैवाहिक जीवन के लिए एक इनकम्पैटिबिलिटी और परेशानी को इंडिकेट करते हैं। मेरा भी, अब जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने भी यही देखा। बाकी राशि, हाँ, एक बड़ा मैंने देखा है, लोग कई बार पूछते हैं सर राशि दृष्टि ले, ग्रह दृष्टि ले, भाई ये जेमिनी का नियम है, इसमें ये लगाएं या वो लगाएं। तो यहाँ पर भी नवनीत जी ने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि भाई अगर ये प्रिंसिपल लगा रहे हो तो राशि एस्पेक्ट को प्रेफरेंस दो। ऐसा नहीं कि ग्रह दृष्टि नहीं लगा सकते, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके पास राशि एस्पेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत समझने वाली चीज़ है। जो भी आत्मकारक या उत्पत्त कुंडली या आप कारूढ़ लगन लगाते हैं, सभी में ये प्रिंसिपल इनवेरिएबली इसी तरह लगाना चाहिए, जैसे नवनीत जी ने कहा। बाकी बहुत बढ़िया, मुझे लगता है दर्शकों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और अपनी अपनी कुंडली खोलकर देखेंगे कि हमारा सेकंड हाउस और लगन कुंडली में। एंड विदाउट अ डाउट, जो रीमा जी ने कहा, आपने जो 12th हाउस को एक्सप्लेन किया, एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना, व्यय को सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से जोड़ के देखा जाता है। आपके अलग अलग कारक अगर 12th में बैठते हैं तो हम कहते हैं आपकी वो एनर्जी यूज हो जाएगी, या आप वो एनर्जी इंटेंशनली देंगे। मुझे पता थोड़ा शायद हम टॉपिक से हट जाएं, लेकिन जब हम 8th और 12th में डिफरेंस की बात करते हैं तो मैंने ये पढ़ा और समझा है कि भाई 12th हाउस में है जहाँ पे कर्ता स्वयं अपने आप को वहाँ इस्तेमाल होने दे रहा है जी, यानी कि मैं अपनी जेब से पैसे निकाल कर अगर मैं शिवांश को देता हूँ तो ये हो गया 12th हाउस, और अगर वो चुरा लेते हैं तो ये हो गया अष्टम भाव। तो मतलब आपने नहीं दिया, अनइंटेंशनली खर्च हुआ। जी। नवनीत भाई ने उसके बारे में बड़ा अच्छे से बताया कि भाई आप कहाँ अपना सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छा लगा नवनीत जी, एंड होपफुली जल्दी कनेक्ट करेंगे, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। बाकी ओवर टू यू शिवांश, साइनिंग ऑफ के लिए, जैसे आपको सही लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और फिर कनेक्ट करेंगे, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्रेम बनाए रखें। एंड दैट्स इट। जय श्री राम। जय श्री राम। पूर्व जन्म के क्या थे आपके कर्म, और कैसे 5वां और 9वां भाव उससे जोड़ता है, इसको जानने के लिए आप ऊपर दिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।